क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी नरभक्षी इंसान भी था जिसने 2 सालों में 14 लोगों की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उनके मस्तिष्क को निकालकर खा जाता और उनकी खोपड़ी को पेड़ पर ट्रॉफी के जैसे लटका देता था। ऐसे ही उसने बहुत सारे अपराध किए थे। उनका नाम था राजा कलंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज परमार और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ क्राइम की एक नई कहानी। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा, क्योंकि शायद आप वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाओ, इसलिए अभी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से, जो अब प्रयागराज है। वहाँ के रहने वाले धीरेन्द्र सिंह सन 2000 में दिसंबर के महीने में लापता हो गए थे, जो पेशे से एक हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार थे। पत्रकार होने के कारण उन्हें कई बार घर से दूर भी रहना पड़ता था। रोजमर्रा की तरह वो अपने काम पर गए थे, लेकिन शाम तक नहीं लौटे। क्योंकि वो पत्रकार थे तो घर वालों को लगा कि किसी काम के सिलसिले में शहर से कहीं दूर चले गए होंगे। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए और घर वालों की बेचैनी भी बढ़ने लगी। धीरेन्द्र के पास तो मोबाइल था, लेकिन 2 दिनों से फोन भी नहीं लग रहा था। घर वालों ने पहले धीरेन्द्र के दोस्तों से उनके बारे में पूछा, लेकिन 2 दिनों से धीरेन्द्र ना तो अपने ऑफिस आए थे और ना ही अपने दोस्त से मिले थे। घर वाले परेशान होकर 17 दिसंबर 2000 को इलाहाबाद की किडगंज थाना में उनके लापता होने की रिपोर्ट की। बात एक पत्रकार की थी तो पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा। सबसे पहले पुलिस ने धीरेन्द्र के कॉल डिटेल्स निकलवाए। कॉल डिटेल्स में पुलिस को इलाहाबाद के एक क्षेत्र का लैंडलाइन नंबर मिला, जिस पर धीरेन्द्र ने 16 दिसंबर की रात 12 बजे बात की थी। इसी के बाद ही वो लापता हुए। पुलिस को इस नंबर पर कुछ शक हुआ, क्योंकि कौन इतनी रात को कॉल करता है, वो भी इतनी ठंड में। जब इस नंबर का पता लगाया तो यह नंबर इलाहाबाद के ही रहने वाली फूलन देवी नाम की महिला का था। जब पुलिस की एक टीम फूलन देवी से मिलने गई तो पता चला कि वो जिला पंचायत की सदस्य थी और उनके पति राज कलंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्राइवर का काम करते थे। पुलिस ने जब फूलन देवी से धीरेन्द्र के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इस नाम से किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती। लेकिन जब इनके पति से पूछताछ हुई, राजा कलंदर ने कहा कि हाँ, वो धीरेन्द्र को जानते हैं और उनसे अच्छी दोस्ती भी हैं, और यह भी कहा कि उसने हालचाल के लिए कॉल किया था। पुलिस बयान लेने के बाद वहां से चली गई, लेकिन अभी भी उन पर शक था। उनके मन में बार बार संदेह पैदा हो रहा था, जो राजा कलंदर और धीरेन्द्र के बीच फोन कॉल का था। उन्हें बात सता रही थी कि कौन क्यों रात के 12 बजे कॉल करेगा, और वो भी हालचाल के लिए। आपको बता दें कि पहले के समय में ज्यादातर लोगों के पास फोन नहीं हुआ करते थे। इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम होती थी। गांव में तो बिजली आती नहीं थी। लोग 8 बजे तक खाना वगैरह खा के सो जाया करते थे। और राजा कलंदर ने रात 12 बजे कॉल किया था, वो भी इतनी ठंड में। यही बात पुलिस को खटक रही थी। पुलिस को महसूस हुआ कि राजा कलंदर कुछ तो छुपा रहा है। इसके बाद उसकी पूरी हिस्ट्री निकलवाई गई, जिसमें पता चला कि राजा कलंदर पहले कई अपराध कर चुका था और उसका असली नाम राजा कलंदर नहीं बल्कि राम निरंजन था। उसकी पत्नी का नाम फूलन देवी नहीं बल्कि गोमती था। शादी के बाद कलंदर ने इसका नाम फूलन देवी रखा था। इनके 2 बेटे थे, जिसमें से एक का नाम था अदालत और दूसरे का नाम था जमानत। राजा कलंदर के काले धंधों के बारे में पता चलते ही पुलिस ने उसे और उसकी बीवी फूलन देवी को हिरासत में ले लिया। उन पर काफी दबाव बनाया गया ताकि धीरेन्द्र की गुमशुदगी का पता लगाया जा सके। अंत में राज कलंदर टूट गया और बयां देने के लिए एक अजीब सी शर्त रखी। उसने कहा कि उसे एक कटोरी में दाल चाहिए, जिसे पीने के बाद ही वो सच बताएगा। पुलिस के लिए इंतजाम करना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसकी डिमांड थोड़ी अजीब थी। इसके बाद उसने अपनी कहानी सुनाई। उसकी कहानी इतनी खौफनाक थी कि पुलिस के भी होश उड़ गए। आइए जानते हैं उसकी कहानी को। राजा कलंदर का एक गैंग था, जो सड़कों पर आने वाली गाड़ियों को रोककर उनके पर्स, मोबाइल सब कुछ छीन लेता था और उन गाड़ियों के ड्राइवर्स को मार देता था। अपनी नौकरी और पत्नी की राजनीति के पीछे वो ऐसे ही बहुत सारे काले धंधे करता था, और कहीं से इन दोनों की खबर धीरेन्द्र को लग गई थी। इसी डर से राज कलंदर ने रात के 12 बजे धीरेन्द्र को कॉल किया और उसे फार्म पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बुलाया था। 16 दिसंबर की आधी रात को ही धीरेन्द्र अपनी बाइक से फिक्री फार्म हाउस पहुंचे। चूंकि ठंड का मौसम था तो वहां पहुंचते ही राजा कलंदर ने उन्हें आग के पास बिठा दिया और धीरेन्द्र सिंह वहीं पर अपना हाथ सेंकने लगे। पीछे से चुपचाप राजा कलंदर का साला आया, जिसके हाथ में एक होममेड गन, जिसे उत्तर प्रदेश में देसी कट्टा भी कहते हैं, उससे गोली चलाई, जो धीरेन्द्र के पीठ से होकर दिल में जा लगी और धीरेन्द्र की तुरंत मौत हो गई। इसके बाद राज कलंदर और उसके साले ने मिलकर धीरेन्द्र के कई टुकड़े किए और टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में भर दिया। लाश के टुकड़ों को कार में रखकर वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ले गए।
गए और किसी जंगली इलाके में टुकड़ों को फेंक दिया। वो बाइक जिससे धीरेन्द्र फार्म हाउस आया था उसे अपने किसी संबंधी को दे दिया। धीरेन्द्र सिंह के जूतों को वक्तराज ने रख लिया। वक्तराज जो कि राजा कलंदर का साला था। बाद में पुलिस राजा कलंदर और वक्तराज को उस जगह पर ले गई जहां पर धीरेन्द्र सिंह की लाश के टुकड़ों को फेंका गया था। पुलिस ने लाश के टुकड़ों को रीवा जिले से बरामद कर लिया। राजा कलंदर ने पुलिस को यह भी बताया कि टाटा सुमो कार को उसने रायबरेली में किसी व्यक्ति को मारकर छीना था। पुलिस फार्म हाउस पर पहुंची जहां धीरेन्द्र की हत्या हुई थी। वहां पहुंचते ही पुलिस वालों की रूह कांप गई। उन्होंने वहां पर एक पेड़ देखा जिस पर ढेर सारी खोपड़ियां लटक रही थी और उन्हें अलग अलग रंगों से सजाया गया था। उन पर धर्म और जातियों के नाम लिखे गए थे। छानबीन करने के बाद पुलिस को एक डायरी भी मिली जिस पर 14 लोगों के नाम लिखे थे और उनमें सबसे अंतिम नाम धीरेन्द्र सिंह का था। इसका मतलब राजा कलंदर ने 14 लोगों की हत्या की थी और इन्हीं की खोपड़ियों को पेड़ पर लटकाया था। राजा कलंदर उस डायरी को अदालत की डायरी कहता था और इन 14 लोगों में से अधिकतम लोगों को मारने का तरीका बिल्कुल सेम था। उसका पहला शिकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाला कालीचरण श्रीवास्तव था। उसने उसकी हत्या इसलिए की थी। राजा कलंदर का मानना था कि इस जाति के लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है। इसके पीछे का लॉजिक आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। कालीचरण को पहले तो अपने फार्म हाउस पर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने डेड बॉडी को सर से अलग किया। अलग करने के बाद धड़ के कई छोटे छोटे टुकड़े किए और कुछ तो फार्म हाउस में और कुछ को कहीं दूर दफन कर दिया। फिर कालीचरण के सिर से उनके दिमाग को निकाला और सुबह में खाली पेट उसे पकाकर खा गया। हर कहानी के पीछे एक मोटिव होता है। इस कहानी के पीछे कलंदर का बचपन था। बचपन में वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो उसके दिमाग में बैठ गया ताकि जो लोगों का दिमाग इतना तेज होता है, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, समाज केवल उन्हीं की इज्जत करता है। इसके बाद ही उसने अपना नाम राम निरंजन से बदलकर राज कलंदर रख लिया। इस कहानी से वो खुद को राजा जैसा महसूस करता था। उसने अपने दोनों बच्चों का नाम अदालत और जमानत केवल इसलिए रखा था ताकि उसे एहसास होता रहे कि अदालत और जमानत उसकी मुट्ठी में है। राज कलंदर एक निर्बख्शी इंसान था। उसे लगता था कि अगर तेज दिमाग वाले लोगों का दिमाग खुद खा लिया जाए तो उनके दिमाग की तर्क अपने आप आ जाएगी। वो ऐसे ही पहले दोस्ती करता था, फिर अपने फार्म हाउस पर बुलाकर उनकी हत्या कर देता था और धड़ के टुकड़े करके दफना देता था। फिर उसी रात को मरे हुए लोगों की खोपड़ियों को सामने रखकर राजाओं जैसे सिंहासन पर बैठकर अदालत लगाता था। सुनवाई कर वे फैसला सुनाता था, जिसके बाद दोषी की खोपड़ी को साफ करके उन्हें पेंट करता था और उनके जाति और धर्मों के नाम लिखता था। फिर पेड़ पर ट्रैफिक जैसे लटका देता था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि एक बार टैक्सी में लिफ्ट ना देने पर उसने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। राज कलंदर ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया, लेकिन धीरेन्द्र को न्याय 12 साल बाद यानी 2012 में मिला, जिसमें राजा कलंदर और वक्तराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक सच्ची कहानी। आप इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलता हूँ अगले एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।